ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो यंग ने हाइगेंस, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? न्यूटन और हाइगेंस। ओके, दो साइंटिस्ट थे, न्यूटन और हाइगेंस के प्रिंसिपल थे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल है और वो कर्पस्कल्स होती है। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वो वेव है ना, और ये ईथर मीडियम में प्रोपोगेट होती है एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो दोनों ही में कमियां थी, लेकिन 1801 ईस्वी में, ये क्या है 1637 ऐसे करके, उसके टाइम की बात है, लेकिन लगभग 100 बाद, है ना, 150 साल बाद लगभग, यंग एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आउटकम थे, है ना, दे कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन्स कर्पस्कल्स थ्योरी, ओनली दे कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूगन्स प्रिंसिपल। समझ में आई ना बात? तो 1635 37 से लेकर के 1801 तक लाइट को क्या मानते रहे हम? लाइट को पार्टिकल मानते रहे। जब हाइगन्स खत्म भी हो गया, मर भी गया, उसके बाद जब यंग ने एक्सपेरिमेंट किया तो लोगों ने ह्यूगन्स के प्रिंसिपल को दोबारा से खोजा। उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या बताया था, लाइट एज ए वेव, तब जाकर के उसकी थ्योरी प्रूफ हुई और न्यूटन्स के प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया गया और ह्यूगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक सोर्स होता है, सोर्स, क्लियर है क्या बात? और सोर्स से एक, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए दो। तो दो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए दो अलग अलग टाइप के अलग अलग सोर्स, सेम टाइप के अलग अलग सोर्स इन ऑल रेस्पेक्ट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक सिंगल सोर्स लिया, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लिया, और उसने एक गत्ता लिया। गत्ता मतलब जो शीट होती है ना, जो शीट होती है गत्ते की शीट, और उसने उसमें क्या किया, दो स्लिट बना ली। स्लिट कैसे, मतलब इस तरीके से, ऐसे स्लिट बना ली, उसमें कट लगा दिया ब्लेड से, ब्लेड से थोड़ा सा पार्ट उड़ा दिया और इस तरीके की दो स्लिट बना ली। तो जब देखो यहां पे, जब इसमें से वेव फ्रंट निकलता है, जब वेव फ्रंट निकलता है तो वेव फ्रंट यहां पर पहुंचता है। तो एक वेव फ्रंट देखो, इसके नीचे में ये तो 3D व्यू हो गया, ये सोर्स है और ये स्लिट होंगी, दो स्लिट यहां पे होंगी, ध्यान से देखो, एक ये S2 और एक ये S1, इसे S1 इसे S2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो जब इसमें से वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, तो यहां पर जो वेव फ्रंट पहुंचता है, यहां पर ये वाला जो वेव फ्रंट पहुंचेगा ये, तो इस वेव फ्रंट पे उपस्थित प्रत्येक कण क्या रहते हैं, उपस्थित एवरी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द वेव फ्रंट इज इन सेम फेज। वेव फ्रंट की डेफिनेशन यही है कि वेव फ्रंट पर प्रेजेंट एवरी पार्टिकल सेम फेज में होता है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ये एक नए सोर्स का वर्क करते हैं जिसे सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, और इससे फिर स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं। क्लियर है क्या बात? और इससे देखो यहां पर डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रख देते हैं अपन। क्या रख देते हैं? स्क्रीन रख देते हैं। यहां पे जब आप एक स्क्रीन रखोगे ऐसे करके, लाइक दिस, यूं करके एक स्क्रीन रखोगे, तो यहां पर जो आपको जो दिखाई देता है वो आपको एक बहुत ही सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। यहां पे तो जैसे कि एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी और उसके बराबर में एक डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, उसके बराबर में फिर से एक डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, और उसके बराबर में एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी ऐसे, फिर एक डार्क फ्रिंज दिखाई देगी ऐसे करके, और फिर एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी,
फिर एक डार्क फ्रिंज दिखाई देगी ऐसे, लाइक दिस। तो कंटिन्यूअस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन। ये क्या है? ये है स्क्रीन, ये है स्लिट्स, और ये है सिंगल सोर्स। क्लियर है बात? ये है स्लिट S2, ये है स्लिट S1। बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया 3D व्यू। ये कैसा व्यू है? 3D व्यू। अगर जो आप इसे लाइन में देखेंगे, अब दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस, दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल डी। ये डिस्टेंस कितनी होती है? स्मॉल डी। यहां पे रख देते स्क्रीन, कितनी डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर स्क्रीन रख देते। तो यहां पर इस जगह तो क्या दिखाई देता है? ये भी देखो, ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ऐसे दिखाई देगी यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और यहां पे क्या दिखाई देगी? डार्क फ्रिंज। फिर सेंट्रल ब्राइट, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे, लाइक दिस। तो consecutive bright or dark fringes are obtained on the screen. This is a screen. This is called central bright fringe. पहले इतना कॉपी। तो ये है स्लिट, ये है सिंगल सोर्स। ये क्या है? यहां से एक सोर्स निकलता है, जैसे यहां पे आप बल्ब लगा दो, यहां पे क्या लगा दो? यहां पे बल्ब, ऐसे करके, और बल्ब से वेव फ्रंट निकलेंगे। तो जब ये वेव फ्रंट पहुंचेगा तो ये सोर्स की तरफ वर्क करेगा, तो इस पे स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे, और यहां पे सब में स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। तो बोर्ड पे देखो, यहां से वेव फ्रंट, यहां से वेव निकलेगी, देखो इस ऐसे करके नया वेव निकलेगी, ऐसे करके। क्लियर है बात? यहां से भी वेव निकलेगी ऐसे करके, यूं करके। ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां पे स्क्रीन पे पहुंचा तो ये यहां पे पहुंचा, तो एक वेव तो यहां से चलती है। देखो एक वेव तो ये, इस पॉइंट को यदि मैं कंसीडर करूं तो एक वेव तो यहां से पहुंचेगी, एक वेव यहां से पहुंचेगी, तो दो वेव पहुंच रही है इस पॉइंट पर। और ये दोनों कैसे सोर्स होंगे? कोहेरेंट सोर्स होंगे। S1 S2 आर कोहेरेंट सोर्स। क्यों? ये कैसा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए ये। और ये जो S1 S2 सेकेंडरी वेवलेट है, दे आर इन सेम फेज। क्यों है सेम फेज में? क्योंकि ये एक ही वेव फ्रंट पर प्रेजेंट है, और एक वेव फ्रंट पर जो भी पार्टिकल होता है वो सेम फेज में होता है। तो इससे जो नया सोर्स बन रहा है और इससे जो नया सोर्स बनना है लाइट का, उसके बीच फेज डिफरेंस 0 होगा टाइम के साथ। अब ये जब लाइट यहां पे चलेगी, यहां पे चलेगी, तो इनमें मान लिया पॉइंट P है, इनमें क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। अब पाथ डिफरेंस होने के कारण यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? वो वेरिएशन करेगी, कहीं पर मैक्सिमम आएगा, कहीं पर मिनिमम आएगा। क्लियर है? के बाद मान लेते हैं दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है, और इसकी भी इंटेंसिटी कितनी है? चलो I1 I2 मान लो, कुछ भी इंटेंसिटी मान लो आप। क्लियर है? क्या बात? थोड़ा सा बना लो, मैं आपको दिखा देता हूं चित्र में। देखो जरा, ये वीडियो दिखाई दे रही है क्या अपने को? आपने पहले भी दिखाई है। हाँ, ये वाला समझ में आ रहा है ना? ये सोर्स है, ये एक सोर्स है। तो यहां पे जो सोर्स में जो लाइट पड़ेगी और उससे जो आगे वेव फ्रंट निकलेंगे, ये वेव फ्रंट सेम फेज में होंगे, और ये S1 S2 दो सोर्स का काम करेंगे, और फिर स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन होगा। जैसे ये है मान लिया,
है ना, इस तरीके से, जैसे ये है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये है, तो सुनो मेरी बात, अब ये S1 S2 है, व्हाट इज स्मॉल डी। अब मैं इसका देखो, अब इतना बड़ा चित्र हम बार बार तो बनाएंगे नहीं, ये तो मैंने एक बार बना दिया, मैं इसे साफ कर देता हूं। अच्छा, एक चीज लिखा रहने दिया, ये जो ब्राइट और डार्क पट्टियां होती हैं, पट्टियां, ब्राइट और डार्क पट्टियां, यहां पे ये लिख लेना फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इन ब्राइट एंड डार्क पट्टियों को फ्रिंजेस बोलते हैं। क्लियर है के बाद? अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। मान लिया हमारे पास दो सोर्स हैं, ये स्क्रीन है, यहां पे दो सोर्स है S1 और S2, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? D है। व्हाट इज D? इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स, टू कोहेरेंट सोर्स। क्लियर है के बाद? व्हाट इज कैपिटल D? कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज एंड स्क्रीन, स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस है। और ये दो स्लिट है, इसे क्या बोलते हैं? स्लिट बोलते हैं। ये जो हमने बनाया था ना स्लिट, स्लिट का मतलब होता है एक गत्ता लेंगे हम और उसमें से थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर देंगे, तो वो क्या बन जाते हैं? स्लिट। जैसे आप अपनी उंगलियों के बीच की ये जो गैप है, गैप, ऐसे दो उंगलियों के बीच के जो गैप बन रहा है, ये स्लिट बन रही है। तो इस प्रकार की स्लिट हम, जैसे मान लिया ये हमारे पास कागज है, ये कागज है हमारे पास, और इस कागज में हम ब्लेड से काट दें, लंबा लंबा काट दें, तो जो गैप होगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे करके, तो ये क्या कहलाएगा? स्लिट कहलाती है। तो S1 डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज और बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है। ये S1 है और ये S2 है। अब इस पे कोहेरेंट सोर्स, उसकी वेवलेंथ क्या? व्हाट इज लैम्डा? इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां पे जब आप ऐसे लाइट डालोगे तो देखो, यहां से लाइट ये ऐसे जाएगी, लाइट ये ऐसे जाएगी। नाउ हमें कोई पॉइंट P कंसीडर करना है यहां पे, तो एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे हम स्क्रीन से, और दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। O क्या है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन से हम एक पॉइंट P कंसीडर कंसीडर ए पॉइंट P एट डिस्टेंस y फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आपने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया यहां पे, सही है बात? अब जैसे कि मैंने बताया भाई, ये तो चलेगा ऐसे करके, लेकिन ये नए सोर्स, सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा। तो एट पॉइंट P एक वेव यहां से चलेगी, एक वेव यहां से चलेगी। क्लियर है के बात? तो मैं यहां लिखूंगा, इसके नीचे कॉपी कर लो इसे थोड़ा सा, अच्छा ऐसे लिख लो, मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा, है ना। ये है डिस्टेंस T, कंसीडर ए पॉइंट P। अब ध्यान रखना एक बात, यहां पे लिख लेना D इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू D। दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस ये बहुत छोटी है, ये तो लगभग 1 मीटर के इक्वल होती है, लिखना मत 1 मीटर, और ये मिलीमीटर में होती है। यानी कि दो सोर्स तो यहां पर होते हैं, देखो दो स्लिट होती हैं, ऐसे दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे आपको, एक सोर्स यहां पे, एक सोर्स बिल्कुल यहां पे, तो और स्क्रीन होती है 1 मीटर की डिस्टेंस पे।
तो यदि मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो एक पॉइंट लाइट वेव, एक लाइट वेव ये रहेगी जैसे ये जा रहा है। तो यदि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला लूं, देखना ऐसे करके, और ये एंगल थीटा ले लूं, क्लियर है क्या बात भाई? तो ये थीटा है और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्लियर है? अच्छा लिखो पाथ डिफरेंस, इधर से लिखता हूं पाथ डिफरेंस at P between light waves reaching from source slit S1 and S2 कितना पाथ डिफरेंस होगा? डेल्टा एक्स इजकल टू S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। तो हम इस पाथ डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहां से देखो, यहां पे एक सेंटर लो और यहां पर एक क्या लो, इतना रेडियस लो और एक सर्किल लो और यहां पे ऐसे काट दो, ये रहा। तो ये लगभग इसके परपेंडिकुलर होगा यहां पे ऐसे करके। तो S2 डैश लिख लेता हूं मैं इसे, समझ में आई बात नहीं? तो S2P जो होगा S2P, हाँ भाई S2P, ये हो जाएगा आपका S2 डैश प्लस S2 डैश P माइनस S1P, दिस प्लस दिस। लेकिन यहां चित्र में देखो S1P बराबर S2 डैश P, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और यहां से ये वाली डिस्टेंस ये बराबर होंगी तो एक दूसरे से कट जाएंगी। तो S2 डैश विल बी द पाथ डिफरेंस। यही क्या होगा? यही केवल पाथ डिफरेंस होगा। क्लियर है के बाद? दिस इज द पाथ डिफरेंस ओनली, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, एक चीज और मैं बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं यहां चित्र बनाता हूं दोबारा से। ये है मान लिया S1 S2, ये लाइट यहां गई, ये परपेंडिकुलर गया, ये एंगल गया, ये एंगल कितना है थीटा, बताना जरा एंगल कितना है भाई? ये थीटा। तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। और ध्यान से देखो, ये यदि परपेंडिकुलर है तो इसके भी लगभग परपेंडिकुलर होगा और ये एंगल हो जाएगा थीटा। कितना एंगल हो जाएगा? ये थीटा, क्योंकि ये कितना एंगल था 90 माइनस थीटा। तो यदि ये थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? दोबारा बनाऊं बड़ा बड़ा चित्र, देखो इधर S1 S2, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये मिड पॉइंट है, ये ऐसे गया थीटा। तो अगर जो ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, होगा नहीं होगा? और ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इन ट्राइंगल S2 S1 S2 डैश साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा? डेल्टा एक्स, हाइपोटेनियस क्या है? डी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ध्यान रखना, जो पाथ डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा? डी साइन थीटा के बराबर आ जाता है। पाथ डिफरेंस, व्हाट इज थीटा? इज द एंगल लाइक दिस। अच्छा, थीटा क्या है? स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब बोर्ड पे देखो, इस वाले ट्राइंगल में P इसे O डैश मान लेते हैं, O डैश हो, tan थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन डी। समझ में आ रही है ना बात? बट थीटा इज स्मॉल। यदि थीटा स्मॉल है
तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी, है ना, और ये थीटा के बराबर ही होता है यदि थीटा स्मॉल हो तो। अच्छा, तो इसलिए जो पाथ डिफरेंस होगा, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो इसे मैं साफ कर देता हूं यहां से, यहां पे लिखना, देयरफॉर path difference therefore path difference is delta x is equal to d sin थीटा, तो था ही सही, और sin थीटा की जगह क्या लिख लूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी, y अपॉन डी। इस पॉइंट पर दो वेव पहुंचेंगी ऐसे करके, और एक यहां से, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। अगर जो ये पॉइंट P मैक्सिमम इंटेंसिटी का है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यदि हम बात करें तो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, इट मींस dy अपॉन डी शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। सो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n, कुछ गलत लिख दिया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी और y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा ओवर डी, सही तो लिखा है। तो ये क्या है, व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है क्या बात, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। और यहां पे y n लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहां पे y n लिख देते हैं, n y n इज इक्वल टू n डी लैम्डा ओवर। तो अब देखो n बराबर 0 यदि मैं रखूं, n बराबर 0, तो n बराबर 0 का मतलब कितना आ गया, तो n बराबर 0 का मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ऐसे लिखेंगे, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ऐसे लिखेंगे, CBF सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। n इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ध्यान से देखो, दोबारा से चित्र बनाएंगे, थोड़ी सी जगह यहां छोड़ के इसके नीचे चित्र बनाएंगे दोबारा। बोर्ड पे देखो, यहां जगह छोड़ देना थोड़ी, और ये बनाएंगे, ये स्लिट S1 है, ये S2 है, ये D है, और यहां स्क्रीन। तो n बराबर 0 का मतलब यानी y बराबर 0 पर, ये y था ना, ये y, तो यहां y कितना है, 0, y 0 पर मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और इस फ्रिंज को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं इस फ्रिंज को। क्यों, क्योंकि यहां से जो लाइट चलेगी और यहां से जो लाइट चलेगी, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। तो जब पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो यहां पे जो फ्रिंज मिलेगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की मिलेगी, और उस फ्रिंज को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में होती है। समझ में आई बात। अब इधर देखो, फ्रिंज, यहां पे n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 रख लेना, तो y1 इज इक्वल टू +- d लैम्डा ओवर डी, यानी कि प्लस डी लैम्डा डी, यानी कि y1, ये जो b1 आएगा ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कितनी दूरी पर आएगी, एक तो इधर मिलेगी, एक इधर भी मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, b1 डैश, है ना, b1 ही मान लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, y की वैल्यू, ये डिस्टेंस होगी कितनी, d लैम्डा ओवर डी।
और इधर भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपको डी लैम्डा ओवर टी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, 4 इसके नीचे लिख लेना सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड एन की वैल्यू 2d लैम्डा ओवर डी, यानी कि यहां से जो डिस्टेंस होगी b2 और ये क्या होगी b2, ये d लैम्डा ओवर डी है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी 2d लैम्डा ओवर डी, और सेंट्रल से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी b2 की 2d लैम्डा ओवर डी। आ रही है बात समझ में? नहीं, ये है चक्कर। और इसी तरीके से थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, ऐसे करके आएगा एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। तो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन एन डी लैम्डा ओवर डी। कैसे निकाली ये पोजीशन? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूरी ब्राइट फ्रिंज की एन डी लैम्डा ओवर डी से। अच्छा, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई। अब हम जो निकालेंगे, अब इसके बाद लिखना है यहां पे डार्क फ्रिंज, उसके लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n प्लस लैम्डा बाय 2, है ना? इट मींस y अपॉन ये रहा ना अपॉन d, तो ये nth this is the position of nth dark fringe from central bright fringe, है ना? ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन ये है। और ये क्या थी? दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन कैसे रखेंगे? एंड सो कॉपी करो। तो अब देखो यहां पे n बराबर 0, तो यानी कि एक मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे लिखो आप 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 भी सही है और 2n माइनस 1 भी सही है, लेकिन यहां पे हम ऐसे करके लिखेंगे, है ना? n बराबर नहीं, प्लस ही लिखो क्योंकि 0 आएगा फिर, सही है ना? 0, तो n बराबर 0 रखोगे तो ये आएगी पोजीशन ऑफ, n बराबर 0 रखने पर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन आएगी d लैम्डा ओवर 2d, d लैम्डा ओवर td। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर थी? d लैम्डा ओवर d पर, और d लैम्डा ओवर d का हाफ। यहां पे जो पोजीशन आएगी ये आएगा d1, बना लेना, और इधर लिख देना ये आएगा d लैम्डा ओवर 2d, और इधर भी सिमिलरली d1 डार्क फ्रिंज इधर आएगी, सही है? हाँ भाई, n बराबर प्लस माइनस 1 रखने पर, प्लस माइनस 1 रखने पर, तो जैसे आप यहां रखोगे प्लस माइनस 1, y2 प्लस माइनस 1 रखोगे
तो आएगा 3d लैम्डा ओवर 2d ऐसे। और 3d लैम्डा ओवर d का मतलब क्या है? अरे 1/2 ऐसे आएगा ना, 3d लैम्डा ओवर d 1.5d लैम्डा ओवर d। तो ये तो देखो बीटा b1 क्या हो गई 2d लैम्डा ओवर d, और ये है एक मिनट ये है d1 d लैम्डा ओवर 2d, ये है b1 d लैम्डा ओवर d। तो यहां पर आएगा d2 और d2 की पोजीशन आएगी 3d लैम्डा ओवर 2d। ऐसे ही इधर भी आ जाएगा d2, है ना। अच्छा, तो इस तरीके से कंजुगेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आती रहती हैं। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा चित्र देखो दोबारा से बनाएंगे, इसमें ड्राइंग का ही खेल है काफी। तो एंड सो ऑन डिस्टेंसेस मिलती जाएंगी। मैं इसका साफ तरीके से चित्र बनाता हूं, जैसे कि दोबारा से बनाएंगे हम चित्र। ये है S1 और ये है S2, यह है स्क्रीन। तो इसके सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट पट्टी। मैं केवल साइड व्यू बना रहा हूं। फिर यहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर उधर की साइड हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर इधर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी, एंड सो ऑन। और इधर भी ये हो गई डार्क, फिर ये हो जाएगा आपका ब्राइट, डार्क, फिर ये हो जाएगा ब्राइट, एंड सो ऑन। तो ये है y बराबर 0 की पोजीशन, और इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। समझ में आई ना बात? ये पोजीशन है D1 डार्क की, ये पोजीशन है D2 डार्क की, ये पोजीशन है D3 डार्क की। समझ में आई बात? अब ये पोजीशन है B1 की, ये पोजीशन है B2 की। तो देखो ध्यान से इधर, ऐसे ये जो डिस्टेंस होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, ये होती है d लैम्डा ओवर d, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी B2 की, ये होती है 2d लैम्डा ओवर d। क्लियर है क्या बात? जबकि डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस जो होगी यहां पे कितनी होगी? d लैम्डा ओवर 2d, इसकी जस्ट हाफ। और जो D3 की D2 की डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 3d लैम्डा ओवर 2d। ये सब डिस्टेंसेस बराबर हैं, बराबर हैं, बराबर है, बराबर है। ऐसे ही नीचे भी आता रहेगा। आ रही है क्या बात समझ में? ये जो डिस्टेंस होगी D3 की डिस्टेंस, ये तो D2 की थी, ये D1 की थी, ये हो जाएगी 5d लैम्डा ओवर 2d, एंड सो ऑन। और इसके बाद आएगा आपका फिर B3, और B3 की डिस्टेंस होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 3d लैम्डा ओवर d। आ रही है क्या बात समझ में? ऐसे कंजुगेटिव ब्राइट डार्क फ्रिंज मिलती जाएंगी, और उनकी डिस्टेंसेस मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब यहां पे हेडिंग डालो, विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को डिपेंड करते हैं बीटा से, डिनोट करते हैं बीटा से। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और dark fringe is called fringe width। दो ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, इसके बीच की डिस्टेंस, या दो डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ।
अच्छे देखो, पहली ब्राइट फ्रिंज दूसरी ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर पर है, 2d लैम्डा डी माइनस फर्स्ट डी लैम्डा ओवर डी, तो कितना आ गया आंसर, डी लैम्डा डी। तो जो फ्रिंज चौड़ाई है इस फ्रिंज की विड्थ वो होती है डी लैम्डा ओवर डी, या तो ऐसे निकाल लो ब्राइट फ्रिंज की हेल्प से, या आप डार्क फ्रिंज से भी निकाल सकते हो। ये कितनी डिस्टेंस है, 3 लैम्डा ओवर 2d, और ये कितनी डिस्टेंस है, d2 और d1 के बीच की डिस्टेंस, ये 3d लैम्डा ओवर डी 2d और माइनस d लैम्डा ओवर 2d, 2d lambda over 2d is equal to d lambda over d is the fringe width, d lambda over d is the fringe width। आ रही है क्या बात समझ में, दिस इज द फ्रिंज विड्थ d lambda over d। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस हो या डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस हो, बोथ डिस्टेंस सेम रहती है, और दिस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ इज कांस्टेंट, चाहे फ्रिंज पैटर्न कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहां पर फ्रिंज विड्थ जो रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, और उसकी वैल्यू डी लैम्डा ओवर डी के बराबर होती है। व्हाट इज कैपिटल डी, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। व्हाट इज स्मॉल डी, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द wavelength of the source, this is the lambda, ये है। तो ऐसे करके है, ठीक है। अब मैं यहां पे तो लिखाता ही हूं सही, इस चित्र को तो मैं बना ही रहने देता हूं क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है ये, थोड़ा पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बीटा क्या होता है, यानी फ्रिंज चौड़ाई, ये चौड़ाई ये बीटा होती है बेटा, ये ना बीटा कितनी होती है, ये फ्रिंज चौड़ाई बीटा, ये फ्रिंज चौड़ाई कितनी है बीटा, तो बीटा होता है डी लैम्डा ओवर डी। तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, यानी कि रेड, फॉर रेड कलर, अरे विवग्योर होता है ना विवग्योर, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, 700 नैनोमीटर मान लेता हूं। फॉर रेड कलर फ्रिंज विड्थ, यानी कि इसकी चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। That is, if d is increase, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स आर इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बीटा विल ऑल्सो इंक्रीज, बीटा विल ऑल्सो इंक्रीज लीनियरली, लीनियरली है ना। डी को इंक्रीज कर देंगे, बीटा विल रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएगा ऐसे करके। बोर्ड पे देखो, जैसे जैसे हम डी को बढ़ाएंगे फ्रिंज विड्थ तो बढ़ती जाएगी, फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो डिक्रीज होती जाएगी, है ना। मैं यहां पे पॉइंट बना के इसके नीचे लिख देता हूं ऐसे, एज डी इंक्रीजेस, डी इंक्रीजेस बीटा इंक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी, बट इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज पैटर्न इज रिड्यूस्ड,
नहीं आई बात समझ में? मान लिया आपने दो सोर्स यहां पे ले लिए और स्क्रीन को ले गए वहां पे 1 किलोमीटर दूर पर, तो उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो जाएगी? समझ में आई ना बात? तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, स्क्रीन को इधर शिफ्ट करोगे, फ्रिंज विड्थ तो बड़ी होती जाएगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने ये ऐसे पॉइंट लिख लेना, चाहे आप ऐसे करके एक पॉइंट और लिखाता हूं मैं। इफ दिस सेटअप इज टेकन इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यदि सारे पैटर्न को म्यू, यहां पे हमने एक लिक्विड में डाल दिया, ऐसे ऐसे डाल दिया म्यू, तो उसमें जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज रिड्यूस लैम्डा बाय म्यू, उसके अंदर वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है, तो जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो डी लैम्डा ओवर डी, ये फ्रिंज विड्थ होती है, और यहां पे आएगा लैम्डा डैश, तो जो बीटा डैश होगा वो डी अपॉन डी लैम्डा अपॉन म्यू, यानी बीटा अपॉन म्यू, तो जो बीटा डैश होगी वो बीटा अपॉन म्यू, तो फ्रिंज विड्थ इज रिड्यूस, फ्रिंज विड्थ इज रिड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप इसे यदि वाटर में डाल देंगे तो फ्रिंज पैटर्न क्या है, फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी। छोटी होने का मतलब क्या है, ये और छोटी, ये और छोटी, ये छोटी, तो फ्रिंज पैटर्न सिकुड़ जाता है ना? सिकुड़ने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंप्रेस्ड। देयरफॉर फ्रिंज पैटर्न इज कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड हो जाता है, फ्रिंज विथ पास पास में आ जाएंगी, इट विल कंप्रेस्ड। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, यानी कि या तो रेड कलर की लाइट है तो रेड हो, या तो येलो कलर है या तो येलो ही हो। लेकिन यहां पे पॉइंट बना के लिखना, इफ व्हाइट लाइट इज यूज, यदि व्हाइट लाइट यूज्ड होती है as a source, white light is used, then at central bright fringe will be white। ये कैसी फ्रिंज होगी भाई, ये व्हाइट होगी उस समय, और इसके चारों तरफ जो मिलेंगे वो कलरफुल पैटर्न मिलेगा, एंड इधर उधर को क्या बोलेंगे, एंड few color band will formed। few color band, यहां पे रंग बिरंगी किरणें मिले, यहां पे रंग बिरंगे फ्रिंजेस मिलेंगी, विद नहीं, will be white with red edge, यहां पे रेड एज मिलेगी, रेड मिलेगी, यहां पे रेड मिलेगी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा। एंड फ्यू कलर बैंड विल फॉर्म अबव एंड बिलो, ऐसे। ये मैं समझाऊंगा सब। इसमें देखो, जब नीचे तो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर की फ्रिंजेस मिल रही हैं, या ग्रीन कलर है या रेड कलर है, लेकिन ये जो कलरफुल बैंड मिल रहा है सबसे ऊपर, ये व्हाइट लाइट का फ्रिंज पैटर्न है। तो बीच में क्या मिलेगा आपको, बीच में मिलेगा आपको व्हाइट, और व्हाइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसी होगी, ब्राइट सफेद, और इसकी एज देखो ढंग से रेड कलर की है, यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो इसमें रेड, और इधर उधर कलरफुल बैंड मिलेंगे आपको, सही है? जैसे इसमें देख लो आप ऐसे करके, ये रहा कलरफुल बैंड मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा? ऐसे
अच्छा, एक चीज और है इसमें, वो भी मैं थ्योरी लिखा देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे अपन। हेडिंग डालो, एंगुलर फ्रिंज विथ, एंगुलर फ्रिंज विथ। एंगुलर फ्रिंज विथ क्या होती है? जैसे मान लिया ये हमारे पास सोर्स है S1 S2, यहां पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर यहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगी, एंड सो ऑन। सही है? तो ये फ्रिंज विथ कितनी होती है? बीटा। ये सब बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। लेकिन ध्यान दो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन इसके सेंटर में मानते हैं, और डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन होती है वो भी इसके सेंटर में मानते हैं, ऐसे D1। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये बीटा है, तो एंगुलर फ्रिंज विथ को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये सोर्स है, यहां पे मान लो सोर्स, तो ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सोर्स पे जो एंगल बनाती है, ये रहा, है ना, एंगल मेड बाय द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द सोर्स। सोर्स कहां पे होगा? यहीं पे होगा। सोर्स कैसे है? अरे सोर्स तो बहुत छोटे छोटे हैं ये रे, और 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इतनी बड़ी है, देखो, यू करके, ऐसे करके। तो अब मेरे को ये इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ये इट इज द एंगुलर ब्राइट फ्रिंज, दिस इज CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बात समझ में आ रही है नहीं? रुको, एंगल मेड बाय CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन source of light is called हाँ भाई, थीटा। कितना होगा? एंगल इज इक्वल टू, ये कितनी डिस्टेंस है? D, बीटा अपॉन D। और बीटा की वैल्यू कितनी होती है? D से D कट गया, तो लैम्डा अपॉन D इज द एंगुलर फ्रिंज विथ। बात समझ में आ रही है नहीं? एंगुलर फ्रिंज विथ, याद रखना फॉर्मूले को। अब मैं कुछ सवाल करा देता हूं आपको, आप उसे कर लेना। In YDSC experiment, distance between two slits is 2 mm, 2 mm है। If fringe pattern is obtained on a screen placed at 2 meter away from it, find the fringe width, find the fringe width if wavelength 400 nanometer is used. Also find position of third bright fringe and second dark fringe, है ना? Also find the distance, between fourth bright fringe and third dark fringe
ऑन सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये है क्वेश्चन। देखो, फाइंड द फ्रिंज विथ डी लैम्डा ओवर डी, यही तो होता है। तो दो स्लिट्स हैं, यहां पे बना लेना आप, S1 S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मिलीमीटर में होती है, मिलीमीटर में d, तो d है आपका 2 मिलीमीटर। सही है बात। एंड फ्रिंज पैटर्न इज ऑब्टेन, ये आपकी स्क्रीन एट 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। फ्रिंज पैटर्न is obtained on a screen placed at 2 meter away from it। ये 2 मीटर है, तो d कितना हो गया, 2 मीटर। What is wavelength used, नैनोमीटर। निकालो बेटा फ्रिंज विड्थ, इसके अंदर रख देंगे वैल्यू अपॉन, तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, इंटू 10 की पावर -6, दिस इज द फ्रिंज विड्थ 400 माइक्रोमीटर। तो बीटा की वैल्यू है 400 माइक्रोमीटर इज द फ्रिंज विड्थ। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है वो भी बहुत छोटी 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 मिलती है, ऐसे नहीं इतनी चौड़ी चौड़ी दिखाई देंगी, आप उससे देखनी पड़ती हैं, लेंस से, जब जाकर के दिखाई देती हैं। ठीक है ना बात। अच्छा, अब ये कह रहा है सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन भी बता दो। तो यहां पे तो होती है D1, फिर यहां पे होती है D2। तो सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला बता सकते हो, कितना आएगा भाई यहां पे, सेकंड डार्क फ्रिंज ये होती है D लैम्डा ओवर D, D लैम्डा ओवर, फर्स्ट की होती है D लैम्डा ओवर 2D, फिर 3D लैम्डा ओवर 2D, फिर 5D लैम्डा ओवर 2D। नहीं आ रही बात समझ में। तो पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो ये होगी आपकी Y2, ये D लैम्डा ओवर 2D, 3D लैम्डा ओवर 2D, 3D लैम्डा ओवर 2D इज द करेक्ट आंसर। और ये 3/2 इंटू बीटा है बेटा, तो ये आएगा 3/2 इंटू 410 की पावर -6, और ये हो जाएगा 600 माइक्रोमीटर। ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 600 माइक्रोमीटर, सेकंड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है कि आपको नहीं आ रही है, बताओ। हाँ, तो ये तो बताओ आप, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। देखो इधर, हाँ, अरे देखो ना यहां पे, ये तो हो गई CBF, ये होता है B1, B2, B3 और B4। ये डिस्टेंस होती है 4 बीटा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैंने आपको एक्सप्रेशन भी लिखाया था, nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ND लैम्डा ओवर D, यानी कि N बीटा होती है। तो मैं कह रहा हूं कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकाल लो, और वो कह रहा है कि थर्ड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस भी निकाल लो। तो ये हो गया D1, D2 और D3। हाँ भाई, अब ये वाली डिस्टेंस बता दो मेरे को कितनी होगी, D1, D2, D3, है ना। ये तो हो गई ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए होती है 2n+1 D लैम्डा ओवर 2D। बात समझ में आ रही है नहीं, यानी कि 2n+1 बीटा अपॉन 2 ऐसे होती है। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n बराबर 0 यानी β/2, ये क्या है β/2, 3 β/2, 5 β/2। तो अब लिख देंगे यहां S1 S2,
डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम CBF कितनी होगी भाई? ये होगी 4 बीटा, यानी कि 4 डी लैम्डा ओवर डी। वैसे तो मैंने बीटा की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी 600 नैनोमीटर, और मैं निकाल डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम CBF कितनी होगी? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 बीटा बाय 2। तो ये इधर देखो, इधर ये तो हो जाएगा 5 बीटा बाय 2 और ये हो जाएगा 4 बीटा। वो ये कह रहा है कि B4 और D3 के बीच के डिस्टेंस निकालो। समझ में आ रही है ना बात? तो कितनी होगी डिस्टेंस? D डैश, चलो x मान लेता हूं, ऐसे लिख लेंगे यहां पे। अरे अब तो समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूं मैं। Therefore, distance between fourth bright fringe and third dark fringe x is equal to 4 बीटा, इसमें से -5 बीटा बाय 2 घटा देंगे, तो 4 बीटा माइनस 2.5 बीटा इज इक्वल टू 1.5 बीटा। 1.5 बीटा की वैल्यू थी 600, इतना ही तो थी, 600 नहीं 400। हाँ, तो 15 चौका 60 और यह आ जाएगा 600 माइक्रोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन B4 एंड D3। ये है आंसर। अच्छा, अब मेरे को एक क्वेश्चन और बता दो, मैं साफ कर देता हूं, आप मेरे को बताना यदि आपको समझ में आया होगा ये डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट। लिखो, इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC का मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन YDSC D इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, कैपिटल D इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना? फाइन wavelength find wavelength of light used if distance between first bright fringe and first dark fringe and fourth bright fringe is 0.35 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, ट्राई करता हूं, देखो कैसे। बोर्ड पे देखो, डी दे रखा है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी दे रखा है 2 मीटर, और फ्रिंज, अच्छा डिस्टेंस दे रखी है 0.35 सेंटीमीटर -2, है ना? तो कैसे करेंगे? फर्स्ट डार्क फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस बोर्ड पे देखना, ये रहा S2 S1, ये है D1 और ये है B4। तो B4 की डिस्टेंस कितनी होगी? 4 बीटा, और D1 की डिस्टेंस कितनी होगी? बीटा बाय 2। ये है बात। तो D1 और B4 के बीच में जो डिस्टेंस होगी x, वो होगी 4 बीटा माइनस बीटा बाय 2। ध्यान रखना, यह है बीटा बाय 2, सही है ना? यह है 4 बीटा B4 की, तो ये हो जाएगी कितनी? 8 बीटा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 7 बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3.5 बीटा, और x की वैल्यू दे रखी है 0.35 इंटू 10 की पावर -2। तो कैलकुलेट कर लेंगे d लैम्डा ओवर d से।
तो लैम्डा की वैल्यू होगी अपॉन 3.5 और डी, और डी की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 1/10 10⁻², और डी की वैल्यू कितनी है -3, और डी की वैल्यू कितनी है भाई 2 मीटर। ऐसे हो गया। तो 1/20 इंटू 10⁻5 और कितना लिखूं 100/20 इंटू 10⁻6 ऐसे लिख दूं। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻6, है ना। तो 0.5 माइक्रोमीटर इज द वेवलेंथ। क्लियर है क्या बात। ऐसे है। या 500 इंटू 10⁻9 500 नैनोमीटर ऐसे लिख दो। लैम्डा है ना ये लैम्डा, ये तो 500 इंटू 10⁻9 500 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये D2 होगा सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो बता सकते हो D2 की डिस्टेंस कितनी होगी यहां से 3β/2। β/2 में बीटा जोड़ देना, β/2 में बीटा जोड़ देना, 3β/2 आ जाएगा। फिर बीटा जोड़ देना, फिर बीटा जोड़ देना, ऐसे है। और ये तो CBF है, यहां पे आएगा B1, और B1 की डिस्टेंस कितनी होगी यहां से बीटा, B2 की डिस्टेंस कितनी होगी 2β, ऐसे करके है। सही है बात। तो मैं इसे साफ कर देता हूं और आप इसके सवाल जरूर सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं अभी, है ना, लास्ट। एग्जाम्पल लिखो। इन YDSC डिस्टेंस, इन YDSC fringe width is 0.2 millimeter. If distance between slits is reduced to half and wavelength becomes double, while distance between slits and screen remain same. Find new wavelength, new fringe width. ये है क्वेश्चन। कैसे करेंगे बताओ। पहले फ्रिंज विड्थ थी 0.2 मिलीमीटर। अब वो कह रहा है कि डी को, पहले तो बीटा इजिकल टू डी लैम्डा ओवर डी था, अब जो डी डैश है वो d/2 हो गया, और लैम्डा भी 2 लैम्डा हो गया, और डी डैश तो डी ही रहती है। तो नई फ्रिंज विथ बीटा डी डैश लैम्डा डैश अपॉन डी, यानी डी डैश तो डी, लैम्डा की जगह 2d और डी डैश की जगह d/2 इज इक्वल टू 4 डी लैम्डा ओवर डी, यानी कि 4 बीटा। बीटा डैश कितनी हो गई 4 गुना हो गई, इज इक्वल टू 4 इंटू 0.2 0.8 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे है।